आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने आज कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप किसी अनाथ बच्चे को जानते हैं तो उन्हें यहां ले आएं। सरकार उनकी देखभाल करेगी। आज हमने ऐसे बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन के लिए इनकी आवश्यकता होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार अनाथों की देखभाल के लिए है। स्टेट कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के नेतृत्व में 50 स्कूल यहाँ सरकार की तरफ और प्राइवेट में चल रहा है जो आरफान के लिए। मैं हैदराबाद के शहर लोगों से यही विज्ञापन करता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई आरफान आए तो लेके आके इसमें ज्वाइन करो। सरकार उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है। और जो अभी 2300 अभी मौजूदा है उसमें 1300 लोगों को आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या कैश हो, सब जो भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कल आने वाला दिन में सोसाइटी में खुद का खुद जी सके, किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा उनका एक आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सब लोग इंक्वायरी करने के बाद जिसका ज़रूरत है उसका मदद लेके आज सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आने वाला दिन में उन लोग वो उसका पाँव के ऊपर कट के सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम सरकार की तरफ से कर रहे हैं। इसमें सबका पब्लिक का इंटरवेंशन चाहिए, मदद चाहिए। ऐसे आरफान का देखभाल करने के लिए कोई सरकार अकेला ही ना बसते, सब लोग इसमें शामिल हो। हैदराबाद ऐसा सिटी है, कास्मोपॉलिटन स्टेट हेडक्वार्टर में कोई आरफान रोड पे ऐसा खाली ना रहे, उनके लिए देखभाल करने के लिए सरकार तैयार है। जनता की मदद मांगता है इसके अलावा। देश में HMPV वायरस के बढ़ते मामलों में गांधी अस्पताल ने किसी भी मरीज की आमद के लिए खुद को तैयार करते हुए सक्रिय कदम उठाए हैं। अस्पताल ने अपने मुख्य भवन की तीसरी और चौथी मंजिल पर आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए हैं जिसमें 40 बिस्तरे हैं। पुरुषों के लिए 15, महिलाओं के लिए 5 और बच्चों के लिए 20 बेड मौजूद हैं। अस्पताल में 600 ऑक्सीजन बेड, 450 से अधिक वेंटिलेटर, 400 मॉनिटर, लगभग 40,000 लीटर तरल ऑक्सीजन भंडार और बाल चिकित्सा वेंटिलेटर सहित कई ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट भी संचालन के लिए तैयार है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि यदि वायरस से संक्रमित मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी देखभाल के लिए COVID-90 वार्डों को फिर से सक्रिय करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर नरसिम्हा ने HMPV से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि यह कोई नया वायरस नहीं है बल्कि 2001 से विश्व स्तर पर फैल रहा है। उन्होंने कहा कि HMPV मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर हल्के लक्षण होते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस बूंदों के माध्यम से फैलता है, जिससे रोकथाम के लिए स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण हो जाती है। मंत्री ने कहा कि इस साल चीन में HMPV मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार ने भूमि अतिक्रमण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए हाइड्रा के तहत एक विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी आदेश के अनुसार पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद के बुद्ध भवन में हाइड्रा के कार्यालय में स्थित होगा। इसका नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी करेगा और आवश्यक पुलिस कर्मियों को मौजूदा संसाधनों से नियुक्त किया जाएगा। स्टेशन हाइड्रा आयुक्त के निर्देशों के आधार पर मामलों को संभालेगा। हाइड्रा शहरी और क्षेत्रीय दोनों क्षेत्रों में झीलों, जल निकासी प्रणालियों, पार्कों, खेल के मैदानों और सरकारी भूमि जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसमें हैदराबाद के बाहरी रिंग रोड के अंदर का क्षेत्र शामिल है जिसमें 3 पुलिस आयुक्तालयों के तहत केंद्रीय क्षेत्र भी शामिल है। नवनिर्मित पुलिस स्टेशन भूमि अतिक्रमण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों को संभालेगा। अतीत में इन मामलों को नियमित पुलिस स्टेशनों द्वारा निपटाया जाता था जिन्हें अक्सर भारी काम के बोझ के कारण देरी का सामना करना पड़ता था। यह नया स्टेशन केवल इन मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे तेजी से पंजीकरण और जांच सुनिश्चित होगी। विशेष मुख्य सचिव रवि गुप्ता द्वारा एक सरकारी आदेश के अनुसार हाइड्रा के पास अब भूमि कब्जा करने वालों, अतिक्रमण करने वालों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने का अधिकार है। नया पुलिस स्टेशन इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाएगी। AIMIM दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर दिल्ली इकाई जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। MIM मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ना चाहती है जहां आम आदमी पार्टी का दबदबा है।
पार्टी का कहना है कि वह बीजेपी को हराने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करेगी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट देने पर विवाद भी है। एमआईएम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर पूरी कोशिश कर रही है। अभी तक सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शफुर रहमान चुनाव लड़ेंगे। बाकी उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली इकाई के साथ मिलकर उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। एमआईएम दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पिछले 2 बार से आप का कब्जा है। सिर्फ करावल नगर सीट बीजेपी के पास है। अगर एमआईएम जंगपुरा से उम्मीदवार उतारती है तो उसका मुकाबला आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से होगा। वही इस सीट पर बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को, कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। एमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने कहा कि पार्टी किंग मेकर बन सकती है। उन्होंने कहा कि एमआईएम उस पार्टी का समर्थन करेगी जो बीजेपी को हराए और भविष्य में भी हरा सकती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष खिटी रामाराव ने नालगोंडा जिले के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में छात्राओं की उपेक्षा के लिए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है, जहां नाश्ते के रूप में केवल मिर्च पाउडर के साथ चावल परोसा जाता था। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसे प्रशासनिक उदासीनता का एक ज्वलंत उदाहरण बताया है और छात्रावासों में बुनियादी मानकों को बनाए रखने में विफल रहने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। कृष्णावेनी लड़कियों के छात्रावास में नाश्ते के लिए चावल, नमक और मिर्च पाउडर की प्लेटों के साथ कतार में खड़े छात्रों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। रामाराव ने स्थिति की अमानवीयता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी की कि क्या इसे ही कांग्रेस जनता का शासन कहती है। छात्रों को ऐसा भोजन परोसा जाता है। कांग्रेस नेताओं के पिछले बयानों की तुलना करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं की चुनिंदा नाराजगी पर सवाल उठाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में छात्रों को भोजन में रोटी और नमक परोसे जाने पर गलती खोजने वाली प्रियंका गांधी की एक पुरानी पोस्ट का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि वह 2019 के अपने बयान को दोबारा दोहराएं और इसे तेलंगाना सरकार के छात्रावासों में छात्रों के लाभ के लिए जारी करें। उन्होंने पूछा कि क्या यह तभी राष्ट्रीय मुद्दा है जब यह उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में होता है। भाजपा सांसद बसवराज बोमई ने आज कहा कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई है, अस्थिरता और आंतरिक असंतोष है, और आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सब्र का बांध आखिरकार टूट जाएगा। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बोमई ने कहा कि डीके शिवकुमार उल्लेखनीय संयम का परिचय दे रहे हैं और यह उनकी राजनीतिक रणनीति के कारण है या आलाकमान के निर्देशों के कारण, यह देखना अभी बाकी है। कांग्रेस पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े सवालों के जवाब में बोमई ने कहा कि यह सरकार हर क्षेत्र में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोग इससे निराश हैं। आबकारी ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और सिंचाई विभाग के ठेकेदार पीड़ित है। आम नागरिक बहुत परेशान है। बोमई ने आरोप लगाया कि मध्यम वर्ग संघर्ष कर रहा है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को ऐसे माहौल का सामना करना पड़ रहा है जहाँ एक साइट प्राप्त करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। वे SC ST बोरेवेल के लिए भी कमीशन ले रहे हैं। भ्रष्टाचार बार बार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन या तो उन्होंने नियंत्रण खो दिया है या उनका मानना है कि इससे संबोधित करने में उनकी स्थिरता को खतरा हो सकता है। प्रत्येक विभाग में कमीशनखोरी का एक विशिष्ट प्रतिशत होता है और इसकी मात्रा निर्धारित करना कठिन है। कांग्रेस की रात्रि भोजन बैठकों के बारे में बोमई ने टिप्पणी की है कि यह आंतरिक मामले हैं और मैं इनका और अधिक विश्लेषण नहीं करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी नेता भी रात्रि भोजन बैठकें आयोजित करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कभी कभी एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन गुरुवार को चेन्नई के सैदापेट में एक राशन की दुकान पर पोंगल उपहार हैम्पर्स के वितरण का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राज्य भर में राशन की दुकानों के माध्यम से हैम्पर्स वितरण किए जाएंगे। राशन कार्ड धारकों को 1 किलो कच्चा चावल, चीनी, इमली, गन्ना, 1000 रुपये नगद और 21 अन्य आवश्यक त्योहारी वस्तुओं वाले हैम्पर्स मिलेंगे। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए सरकार नगद घटक को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। यदि बैंक ट्रांसफर करने में चुनौतियां आती हैं तो धन को विशेष टोकन के साथ पारंपरिक रूप से राशन
राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1.77 करोड़ धोतियों और साड़ियों के उत्पाद के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 77 लाख अधिक धोतियां और 53 लाख अधिक साड़ियां उत्पादित की गई है। इन्हें वृद्ध व्यवस्था पेंशन योजना के तहत राशन कार्ड धारकों और लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। गिफ्ट हैम्पर्स के अलावा तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 10 से 13 जनवरी तक 15,000 विशेष बसें चलाएगा। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे द्वारा एनसीपी एससीपी सांसदों से संपर्क करने की खबरों पर एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि वह उनसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि उनके पास समय है। वह एक सांसद है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। क्या कहना चाहिए? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना, सुनील जी तटकरे साहब के पास पद भी है, टाइम भी है, सिर्फ खासदार है, मंत्री तो अभी तक हुए नहीं, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट में ऐसे मिलते हुए बात भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ से कांटेक्ट करना एक चीज़ है, लेकिन खासदार जो हमारे हैं उनके यहाँ से नेगेटिव रिस्पांस वहाँ पे गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं? ऐसा मतलब चर्चा है? देखो चर्चा ही है, चर्चा ये तो तब तक रहेगी दोनों साइड से जब तक अजीत दादा और पवार साहब निर्णय नहीं लेते, क्योंकि उस पक्ष के नेता अजीत दादा, इस पक्ष के नेता पवार साहब है, वो दोनों जब तक निर्णय नहीं लेते ये सिर्फ चर्चा ही रहने वाली। इसलिए चर्चा है नहीं है वो नहीं मालूम, अगर कुछ होना है तो दो नेता जो निर्णय लेंगे तो उसी के बाद कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? वो तो ठीक है, नेता सोचते हैं। अभी देखो हम तो आमदार हैं, हम तो पदाधिकारी नहीं है, वहाँ पे हम यहाँ पे भूमिका नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और पवार साहब के लेवल का विषय है, उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते। पवार साहब जो निर्णय लेंगे वो हम स्वीकारेंगे। भीड़ का जो मामला है उसमें संतोष देशमुख हत्या का, बाकी धनंजय मुंडे जिस तरह से, देखो वाल्मीकि करार पे एक्सटॉर्शन का गुना है। एक्सटॉर्शन कौन से कंपनी के साथ हुआ कि जिस विषय में संतोष देशमुख का वहाँ पे मर्डर हुआ था, तो अभी वो जो गुना है जो एक्सटॉर्शन वो एक्सटेंड करो ना, अभी मर्डर के यहाँ पे 307 करो, वो अभी तक वो हो नहीं रहा। अभी वो किसके दोस्त है? तो धनंजय मुंडे साहब का इस विषय में कुछ है ऐसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नैतिकता होती है कि नैतिकता देखते हुए अगर दोस्त पुलिस कस्टडी में है और अगर आप सरकार में हो तो इन्फ्लुएंस हो सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो इस चीज़ में वो नैतिकता दिखाते हुए साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।